स्मोकिंग डेफिनेटली एक रिस्क फैक्टर है जिससे हियरिंग पे इम्पैक्ट पड़ता है। अगर आपको लगता है कि आपके हियरिंग में प्रॉब्लम है तो ज़रूर इसका चेकअप कराएं, और काफ़ी केसेस में हम इसे ठीक कर सकते हैं। खुद भी अवेयरनेस पेरेंट्स को होनी चाहिए कि अगर बच्चा पैदा हुआ है तो उसका एक बार स्क्रीनिंग टेस्ट ज़रूर कराया जाए। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे सीज़न 2 ऑफ हेल्थकास्ट में। आज से हम एक नया सीज़न स्टार्ट कर रहे हैं एंड हमारे साथ इस सीज़न की स्टार्टिंग करने के लिए हैं डॉक्टर कपिल सिक्का, जो कि हैं प्रोफेसर ईएनटी डिपार्टमेंट एम्स में। और आज की थीम हमारी है वर्ल्ड हियरिंग डे, जो कि बच्चों और बड़ों की सुनने की शक्ति पे आधारित कुछ सवाल जवाब का पॉडकास्ट होगा। एंड आई वेलकम यू टू द शो सर। थैंक यू अनुपम, और मेरी तरफ से सभी सुनने वालों को नमस्कार। और होपफुली हम इस पॉडकास्ट के जरिए आपकी कुछ नॉलेज बढ़ा सकें। थैंक यू अनुपम अगेन फॉर हैविंग मी हियर। तो सर, पहला सवाल मैं आपसे पूछता हूँ कि बच्चों और वयस्कों में कम सुनाई देने के क्या कारण हैं, और क्या बच्चों और वयस्कों में ये कारण अलग अलग रहते हैं? ये बहुत अच्छा शुरुआती सवाल है। कारण सुनने के बहुत सारे होते हैं, हमें ना सुनने के जो कारण हैं, और इसके जो ट्रेंड्स हैं इसमें कुछ इंटरेस्टिंग चेंजेस भी आ रहे हैं पिछले कुछ सालों में। अगर हम देखें तो अगर हम बच्चों की बात करें तो बच्चों में जो कॉमन कारण है ना सुनाई देने का, वो कंजेनिटल होता है। कंजेनिटल मतलब कि बच्चा नहीं सुनने की क्षमता लेकर या सुनने की क्षमता के बिना ही पैदा होता है। वो एक सबसे आम कारण माना जाता है। अब हम उसके कारणों में भी जा सकते हैं। उसको बर्थ के टाइम कोई इंजरी हुई, उसको एस्फिक्सिया हुआ उसके बर्थ में, उसको जॉन्डिस की प्रॉब्लम हुई, बर्थ के टाइम कोई प्रॉब्लम हुआ, मदर को प्रॉब्लम हुआ जब वो बच्चा पेट में था प्रेगनेंसी के दौरान, और इस तरह के कोई और भी कारण होते हैं। अगर हम बड़ों की बात करें, और मोर सो अगर हम बूढ़े लोगों की बात करें, तो उनमें हियरिंग लॉस जो है वो एज रिलेटेड ज़्यादा होता है। जो हम उम्र के साथ हम मान के चलते हैं कि वो हो ही जाता है सबको। जी। अब वो क्यों हो जाता है उसके भी हम कारण आपके पॉडकास्ट में फ्यूचर में आगे चल के डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर हम प्रिवेंटिव एस्पेक्ट्स के लिए देखें तो एक CSOM, जिसको हम कान के इन्फेक्शंस बोलते हैं, वो एक काफ़ी कॉमन कारण है। और अनफॉर्चुनेटली हमारे कंट्री में अभी भी इसका प्रेवलेंस हमने नोट किया है, पिछले कुछ सालों से कम ज़रूर हो रहा है, लेकिन अभी भी इसका प्रेवलेंस काफ़ी है, जिसको हम कॉमन भाषा में पर्दे में सुराख बोल सकते हैं या पर्दे में छेद बोल सकते हैं, और कोई हड्डी गलने की बीमारी जैसे कोलेस्टिटोमा है। तो इस टाइप के हियरिंग लॉसेस बड़े लोगों में ज़्यादा होते हैं, और बच्चों में अगर मान के चलें तो कंजेनिटल, जो बच्चा पैदाइशी हियरिंग लॉस लेकर पैदा होता है, वो वाला ज़्यादा कॉमन कारण होता है। तो सर, आपने कहा कि इन दिनों में ये ट्रेंड कुछ चेंज हुआ है और कुछ बदलाव देखे जा रहे हैं। क्या ये ट्रेंड इन्फेक्शन से हटके किसी और बीमारी की तरफ जा रहा है, या कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस या मोबाइल फ़ोन की यूसेज से इस पे फ़र्क पड़ रहा है? देखिए, हमने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में हमारे प्रोफेसर आलोक ठक्कर हैं, और ICMR की जो फंडिंग के साथ हमारा एक बहुत बड़ा एक रिसेंटली सर्वे हुआ था। तो उसमें हमने एक कारण पाया कि इंडिया में आज की डेट में जो मोस्ट कॉमन हियरिंग लॉस का कारण है, जो सबसे कॉमन एक कारण है, उसे हम प्रेस्बाइक्यूसिस मानते हैं कि 60 साल की उम्र के ऊपर लगभग 40-50% लोगों को, और अगर जैसे ही एज बढ़ती है, 70 ईयर्स होते हैं, 80 ईयर्स होते हैं, तो लगभग सारी पॉपुलेशन को हियरिंग लॉस पाया जा रहा है। अब हम इसकी बात करें कि क्यों होता है, ये उम्र की वजह से होता है। हाँ, एक कारण उम्र की वजह से है, लेकिन इसके और भी कारण सामने आ रहे हैं, जिसके ट्रेंड्स हमें लग रहे हैं। जैसे आपने बहुत अच्छी बात कही कि हम ज़्यादा नॉइजी एनवायरनमेंट में रहने लग गए हैं, हम मोबाइल फ़ोन का यूज़ ज़्यादा करते हैं। हालांकि मैं आपके पॉडकास्ट व्यूअर्स को ये नहीं बताना चाहता कि मोबाइल फ़ोन का यूज़ बंद करें। इसको हम अभी तक डेफिनेटली कोरिलेट नहीं कर पाए हैं कि जो मोबाइल फ़ोन ज़्यादा यूज़ करता है उसको हियरिंग लॉस ज़्यादा होता है। लेकिन हाँ, कुछ लिटरेचर में इसके ट्रेंड्स मिल रहे हैं, और इसका कारण आवाज़ भी है, ज़्यादा साउंड, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी है, लेकिन हम इसको अभी डेफिनेटली एस्टेब्लिश नहीं कर पाए हैं। स्मोकिंग एक ऐसी चीज़ है कि सिगरेट जो पीते हैं उनमें हियरिंग लॉस का इंसिडेंस डेफिनेटली ज़्यादा होता है, और जनरली हमारा जो नॉइजी लाइफस्टाइल है वो भी शायद इसको कंट्रीब्यूट कर रहा है। ट्रेंड्स मैंने इसलिए भी बात की क्योंकि लोगों में धीरे धीरे
इस टाइप के पॉडकास्ट हैं, अवेयरनेस ड्राइव्स हैं। जो ईयर डिस्चार्ज है उसकी अवेयरनेस शायद पिछले कुछ साल में बढ़ी है, तो लोग उसका ट्रीटमेंट लेने लग गए हैं। हमारी भी जो ट्रीटमेंट की मोडेलिटीज़ हैं, लोगों का एक्सपीरियंस है, जो ऑपरेशन करने वालों का, दवाई से ठीक करने वालों का, वो भी बेटर हुआ है। हमारे ऑपरेशन के तरीके बहुत बेटर हो गए हैं, हमारे ऑपरेशन करने के इक्विपमेंट्स बहुत बेटर हो गए हैं, हमारे माइक्रोस्कोप्स बहुत अच्छे आ गए हैं, एंडोस्कोप्स बहुत अच्छे आ गए हैं, तो हम उनमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स देने लग गए हैं। तो जो ईयर डिस्चार्ज के पेशेंट से अगर एक पेशेंट ठीक होता है तो वो चार को और बताता है कि मेरे पास मेरा डिस्चार्ज ठीक हुआ, मेरी सुनाई में बेहतरी हुई, तो मैं आपको भी रिकमेंड करूंगा कि आप भी इसका इलाज कराएं। तो लोग आगे बढ़कर इलाज कराने लग गए हैं। तो उसका जो हमारे रिजल्ट्स हमें दिख रहे हैं कि उनका इलाज करवाने लोग ज़्यादा आ रहे हैं, और शायद जनरल हाइजीन बेटर होने से, जल्दी ट्रीटमेंट लेने से इसका इंसिडेंस भी थोड़ा शायद डिक्रीजिंग ट्रेंड में अगले कुछ सालों में दिखेगा। जी सर, तो ये तो रही है सर बात बीमार लोगों की जो कि अपने कान का प्रॉब्लम होने पर डॉक्टरी सलाह से अपना इलाज कराते हैं। अगर कोई पेशेंट या कोई मान लीजिए मेरे जैसा आम आदमी है जो कि अपने कान को खराब होने से बचाना चाहता है, तो ऐसे लोगों को आप क्या प्रिकॉशंस एडवाइस करते हैं? क्या सावधानियां बरत सकते हैं कि कान का जो उम्र है उसको अपन लंबा कर सकते हैं? बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ओल्ड एज में हियरिंग लॉस बहुत कॉमनली देखने को मिल रहा है, और शायद इसका ट्रेंड हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ हमें अपने लेकर जाना चाहिए। जो मैं दो तीन चीज़ें आपके पॉडकास्ट के रास्ते लोगों को बताना चाहूँगा, उसमें यह है कि नॉइजी एनवायरनमेंट्स, बहुत नॉइजी एनवायरनमेंट्स को अवॉइड करना चाहिए। कुछ चीज़ें तो अनअवॉइडेबल होती हैं। अब आप सड़क पे निकलना बंद नहीं कर सकते, आप ऑडिटोरियम्स जाना, मूवी देखना, टीवी देखना बंद नहीं कर सकते, लेकिन आपके जो नॉइज़ लेवल्स हैं उनको डिमिनिश्ड रखना ताकि आपके कान की सेफ्टी मेंटेन रहे, ये बहुत ज़रूरी है। घर बार में इतना नॉइज़ लेवल मैं नहीं कह रहा कि बहुत एक्सेसिव होता है, बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन आप आउटसाइड शादियों के जो म्यूज़िक हो गए, डीजेस के जो म्यूज़िक हो गए, उस पर रेगुलेशंस की भी ज़रूरत है। रेगुलेशंस आ भी रहे हैं, बन भी रहे हैं, लेकिन हाँ, इंडिविजुअल अवेयरनेस की भी ज़रूरत है। दूसरी मैंने बात कही स्मोकिंग की। स्मोकिंग डेफिनेटली एक रिस्क फैक्टर है जिससे हियरिंग पे इम्पैक्ट पड़ता है, और भी बहुत बीमारियां होती हैं। हेल्दी हैबिट्स में इसको भी बहुत ध्यान में रखने की ज़रूरत है। तीसरी चीज़, जैसे मैंने आपको कहा कि अगर आपके कान में कोई प्रॉब्लम है उसे बढ़ने ना दें। कान की प्रॉब्लम को बहुत लाइटली लोग लेते हैं, जो कि ठीक बात नहीं है। कान की चीज़ें बहुत अच्छी हमारे पास ट्रीटमेंट मोडेलिटीज़ हैं, बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं। अगर आपको लगता है कि आपके हियरिंग में प्रॉब्लम है तो ज़रूर इसका चेकअप कराएं, और काफ़ी केसेस में हम इसे ठीक कर सकते हैं। स्क्रीनिंग रूटीनली की सभी को कान टेस्ट करना चाहिए, ये मैं सबके लिए तो नहीं रिकमेंड कर रहा, लेकिन बच्चों के लिए जो न्यूनेट्स होते हैं, जो पैदा हो रहे हैं बच्चे, उनका एक बार हियरिंग टेस्ट, हियरिंग स्क्रीनिंग टेस्ट ज़रूर करना चाहिए, जिससे अगर उनके सुनाई में प्रॉब्लम है तो उस टाइम पता लग जाए, तो उसके रिजल्ट्स हमारे बहुत अच्छे, बहुत इफेक्टिव हमारे पास ट्रीटमेंट्स हैं उसके, जिससे वो बच्चे नॉर्मल सेंस ऑफ हियरिंग के साथ बड़े हो सकते हैं। तो सर आपने बच्चों की बात करी कि बच्चों में अगर टाइम से ये चीज़ पकड़ी जाए कि उनके बहरापन है या कि सुनाई देने की शक्ति कम है तो उसका इलाज किया जा सकता है। क्या आप बताएंगे सर किस तरह के इलाज के ऑप्शंस हमारे पास हैं इस टाइम पे बच्चों को ठीक करने के लिए? बच्चों में डिटेक्शन बहुत ज़रूरी है। अगर हमें समय से पता लग जाता है कि बच्चा 2-3 महीने का है, हमें पता लग जाता है, तो हम उसको ऑडियोलॉजिकली कंफर्म करते हैं। हमारे पास बहुत अच्छे टेस्ट होते हैं जिससे हम कंफर्म करते हैं। ओटो अकोस्टिक एमिशन टेस्ट है, ब्रेन स्टेम इवोक्ड रिस्पॉन्स ऑडियोमेट्री होता है, उससे हम कंफर्म करते हैं कि बच्चे को सुनाई की प्रॉब्लम है। उसके बाद हम देखते हैं कि हियरिंग प्रॉब्लम कितना है, उस हिसाब से हम उनको फर्दर ट्रीटमेंट करते हैं। हम लोग ऑडियोलॉजिस्ट के साथ मिलके उनकी हियरिंग असेस करने के बाद उनको हियरिंग एड की फिटिंग करते हैं, जिसको हम कॉमन भाषा में सुनाई की मशीन कहते हैं। अगर वो मशीन से सुनने लगता है, उसको पार्शियल हियरिंग लॉस है, तो हम मशीन को कंटिन्यू करते हैं और बच्चे को स्पीच और लैंग्वेज थेरेपी देते हैं। अगर मशीन से नहीं उनको बेनिफिट होता तो फिर हमारे पास एक बहुत इफेक्टिव इंटरवेंशन है जिसको हम कॉक्लियर इम्प्लांट बोलते हैं। कॉक्लियर इम्प्लांट ऑपरेशन करके कान के अंदर एक डिवाइस फिट कर दी जाती है कॉक्लिया में, जी। और इससे लगभग 100% हमारे रिजल्ट्स हैं, अगर इसे सही उम्र में, सही इंडिकेशन में अगर हम इसे यूज़ करते हैं तो डिटेक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है, टाइम से पकड़ना इस चीज़ को कि बच्चे में बहरापन है।
बिल्कुल, हम लोग यूनिवर्सल हियरिंग स्क्रीनिंग की तरफ जा रहे हैं। जैसे हर बच्चा जो पैदा होता है उसको हम कुछ इंजेक्शन लगाते हैं, बीसीजी की वैक्सीन लगती है, पोलियो की ड्रॉप्स पिलाई जाती हैं, डीपीटी की वैक्सीन लगती है। उसी तरह से कुछ हॉस्पिटल्स में, जैसे हमारा हॉस्पिटल हो गया ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट, यहाँ पर तो सब बच्चों का स्क्रीनिंग हो रहा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा देश इतना बड़ा है कि सब जगह हम इसकी रीच नहीं कर रहे, लेकिन धीरे धीरे पहुंच रही है। खुद भी अवेयरनेस पेरेंट्स को होनी चाहिए कि अगर बच्चा पैदा हुआ है तो उसका एक बार स्क्रीनिंग टेस्ट जरूर कराया जाए। तो आई थिंक इस पॉडकास्ट के माध्यम से ये मैसेज मैं सभी पेरेंट्स को और सभी फैमिलीज़ को पहुंचाना चाहूँगा कि अगर कोई बच्चा नया पैदा होता है फैमिली में, तो उसका हियरिंग टेस्ट ओटो अकूस्टिक एमिशन के रूप में ज़रूर एक बार तो होना ही चाहिए। एंड जहाँ तक हो सके पहली वैक्सीनेशन के पहले ये टेस्ट हो जाना चाहिए। सर, कुछ लोग कान को साफ करना बड़ा पसंद करते हैं, आपका कुछ विचार इस बारे में? देखिए, मैं जनरली इसमें यही बात कहता हूँ कि कान साफ करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन जो ईयरबड्स हैं उससे कई बार ट्रॉमा होना, अंदर की चोट लगना, कॉटन का अंदर रह जाना, ऐसी समस्याओं के साथ लोग हमारे पास आते हैं। अगर तो कान के बाहर ही कोई गंदगी है, वैक्स है, तो उसे साफ करने की ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं होती। अगर वो कान के अंदर, जिसको हम इम्पैक्टेड वैक्स बोलते हैं, कि कान के अंदर फंसी हुई है, तो वो बाहर से साफ करने से नहीं निकलेगी। उसके लिए आपको डॉक्टरी सहायता या किसी एक्सपर्ट की इंटरवेंशन की ज़रूरत होगी। तो कान साफ करने का इतना फ़ायदा नहीं है, नुकसान हमने कई बार देखे हैं। तो हम इसे ज़्यादा रिकमेंड नहीं करते हैं, रूटीन ईयरबड को यूज़ करना, उसको कान से साफ करना। अगर आपको लग रहा है कि कान में कोई ब्लॉकेज है, मैल ज़्यादा हो गया, तो अच्छा रहेगा कि आप किसी डॉक्टर की सहायता से ही उसे निकलवाएं। तो आई थिंक सर, ये दूसरा मैसेज इस पॉडकास्ट के माध्यम से हम सभी को देना चाहेंगे कि खुद से कान साफ करने की कोशिश ना करें और एक प्रोफेशनल की ज़रूर हेल्प लें अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगती है तो सर, इसी नोट पे आज का पॉडकास्ट में एक बात डॉक्टर अनुपम और कहना चाहूँगा सर कि एल्डरली पॉपुलेशन जो हमने पहले भी बात की कि प्रेस्बाइक्यूसिस बहुत कॉमन एक प्रोपोर्शन ले रहा है, ऑलमोस्ट एपिडेमिक की पेंडेमिक आई शुड से, कि जो इतने लोगों में हियरिंग लॉस है, उसका अभी रिसेंट स्टडीज में एक बहुत अनयूजुअल एसोसिएशन डिमेंशिया के साथ बताया जा रहा है, जिसमें कहते हैं कि अगर आपकी मेमोरी लॉस है या बुजुर्गों में जैसे लैक ऑफ सेल्फ अवेयरनेस की इश्यूज आते हैं, तो इसमें इसका बहुत सीधा एसोसिएशन बताया गया है कि जिन लोगों को सुनाई नहीं देता उनमें डिमेंशिया की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, और जिन लोगों को डिमेंशिया की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है उनमें सुनाई की प्रॉब्लम भी ज़्यादा होती है। तो मेरा एक थर्ड मैसेज मैं ये भी देना चाहूँगा कि एल्डरली जो है वो अक्सर हियरिंग लॉस को इग्नोर करते हैं। बच्चों में तो फिर भी आप ट्रीटमेंट ले लेते हैं, जो यंग लोग हैं वो फिर भी डॉक्टर के पास पहुंच जाएंगे। एल्डरली को ये मान लिया जाता है कि ये तो जिंदगी का पार्ट है, ये तो एजिंग का पार्ट है। लेकिन इसके साथ साथ जो और समस्याएं होती हैं, उससे जो उनका एजिंग प्रोसेस है वो और ज़्यादा ट्रबलसम हो जाता है। एजिंग में वैसे भी बहुत प्रॉब्लम्स रहती हैं, आपको हार्ट की ट्रबल है, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है, जॉइंट्स की प्रॉब्लम होती है, जनरल वीकनेसेस आती हैं। तो ये एक और जो एडिशनल बर्डन है, क्योंकि ये डिमेंशिया को भी ऐड ऑन करता है। तो हमारा ये रिकमेंडेशन है कि बहुत सिंपल ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं, आपके पास हियरिंग एड के ऑप्शंस हैं, उसको अगर यूज़ करें तो हम हियरिंग लॉस के साथ साथ बाकी जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं, कि बूढ़े लोगों को सुना नहीं, आपके पीछे से कोई व्हीकल आ गया, एक्सीडेंट हो गया, गिर गए, डिमेंशिया बढ़ता गया, आप सोसाइटी से डिटैच्ड हो गए, ये सब चीज़ें भी हम सरकमवेंट कर सकते हैं, हम इनको बचा सकते हैं। तो आई थिंक जो बूढ़ों में और हमारे जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनमें भी जो हियरिंग लॉस की प्रॉब्लम है उसकी अवेयरनेस की भी ज़रूरत है। वो भी आगे आए, हियरिंग टेस्ट कराएं, और अगर ज़रूरत लगे उनको एडवाइस किया जाए तो हियरिंग एड्स पहने, एक्सेप्ट करें। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज हियरिंग डे पे मेरी तरफ से मैं देना चाहूँगा। डेफिनेटली सर, बहुत लोग जो हैं वो बहुत एडवांस लेवल पे हियरिंग लॉस लेके आते हैं, जबकि उनकी हियरिंग एड की एक्सेप्टेबिलिटी भी बहुत कम हो जाती है। तो टाइम से अगर शुरुआती स्टेज में जब सुनना कम हो जाए, उस स्टेज पे वो हियरिंग एड पहनने की आदत डाल लें तो शायद उनको ज़्यादा बेटर लगेगा। जैसा कि हमारे टीचर कहा करते थे कि दिमाग को शांति की आदत बहुत दिन तक नहीं पड़नी चाहिए, फिर हियरिंग एड जो है वो काम नहीं करेगी। तो इसी नोट पे सर, बहुत अच्छे मैसेजेस सभी हमारे व्यूअर्स को मिले हैं, एंड बहुत लोगों को बहुत सारा नॉलेज मिला होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे सर। थैंक यू सो मच डॉक्टर अनुपम, धन्यवाद, और थैंक यू ऑल व्यूअर्स। इसी नोट पे हम आज का पॉडकास्ट यहाँ समाप्त करेंगे। थैंक यू सो मच।